वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज में, स्पॉन्सर्ड बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, ये इन्वायरमेंट का वीडियो है। 250 क्वेश्चन है इसमें। 500 क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, इनमें से बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट के। लास्ट ईयर भी 6 आए थे, उसके पहले 6 आए थे। ठीक है, तो इससे बहुत सवाल बन सकते हैं। 500 मैं करा चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, वो देख सकते हो। जो आरओ के लिए कराए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो यूपी पीसीएस के लिए भी है। 250 ये है, 250 और मिलेंगे। 1000 क्वेश्चन से इन्वायरमेंट आपकी अच्छी कवर हो जाएगी। तो इसको पूरा देख डालिए, अच्छे से अटेम्प्ट करके एकदम लर्न कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों ये इन्वायरमेंट के लिए एक वीडियो आ गया है। इन्वायरमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। 1000 क्वेश्चन, ये 250 क्वेश्चन है। 4 पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, इसको अच्छे से देख डालिए। और हाँ, एक चीज, 4 क्यों, 2 पार्ट में करा चुका हूँ 500 क्वेश्चन का। ठीक है, आरओ के लिए एक जो कराया था वही भी यूपी पीसीएस के लिए भी, वो उसको देख डालिए। और 500 क्वेश्चन मैं ये कराऊंगा, 1000 हो जाएंगे। ठीक है, 250 ये है, कहने का मतलब है। और 2 वीडियो इन्वायरमेंट के पहले ही पड़े हुए हैं, वो देख डालिए। अब कहेंगे तो कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ उसको, वीडियो के लिंक को। और 250 ये है, 250 आपको एक और वीडियो मिलेगा। इन्वायरमेंट आपकी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी संरचना जिसमें पेड़ के तने की तरह तक ही स्तंभ पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है, क्या कहलाती है दोस्तों ये? अ स्ट्रक्चर विच इनकॉर्पोरेट सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑन अ सिंगल पिलर लाइक अ ट्री ट्रंक इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं सौर वृक्ष। क्या बोलते हैं? सौर वृक्ष बोला जाता है। इस इमेज को देखिए दोस्तों, ये होता है एक सोलर ट्री। ठीक है, एक वर्टिकल की तरह है, एकदम पेड़ों की तरह इसको सजा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको सोलर ट्री बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस प्रभाव पर, मतलब किस पार्ट पर पड़ता है? एक्सट्रीम साइड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन आर एविडेंट फर्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। तो हमारे स्किन पे देखा जाता है, सबसे पहले स्किन ही हमारी कॉन्टैक्ट में आती है। ठीक है, तो स्किन पे इसका रेडिएशन देखा जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट इन रेंजिंग फॉर ह्यूमन हेल्थ? हाइड्रोजन, फास्फोरस, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड या नियोन? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक है सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? ये आपको पता होगा, SO2 वाटर के साथ मिलकर एसिड रेन भी कॉज करता है ना, तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ठीक है, चलिए चौथे पे आ जाते हैं। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना 1958 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? टाइम याद रखना पड़ेगा आपको, 1958। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछेगा तो ब्रुसेल्स में है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अत्यधिक उपजाऊ जालौर मिट्टी को करेवा के नाम से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जाना जाता है दोस्तों? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, करेवा फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर में होती है, केसर की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, केसर की खेती के लिए। छठा कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है दोस्तों? मेरठ में पड़ेगा ये। ठीक है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा। चलिए, अब इसको भैया, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है भारत के, इनको नॉर्थ टू साउथ में सेट करना है। ठीक है, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ सेट करना है। नरौरा, रवतभाटा, तारापुर और कुंदनकुलम। तो दोस्तों एक बार ये मैप देख लीजिए। नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट ये आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। दूसरा है रावतभाटा। रावतभाटा भी दोस्तों यहाँ राजस्थान में रावतभाटा है। एक राजस्थान में और है राजस्थान पावर प्लांट, वो तो नाम सही पता है तो पूछेगा नहीं। रावतभाटा भी आपको राजस्थान में मिल जाएगा। दूसरा आपको तारापुर महाराष्ट्र में दिख रहा होगा। दूसरा है कुंदनकुलम, तो कुंदनकुलम यहाँ पड़ेगा तमिलनाडु में, कुंदनकुलम। कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। कैगा आपका कर्नाटक में दिख रहा है आपको। ठीक है, ककरापारा आपको कहाँ दिख रहा है? गुजरात में। तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो नॉर्थ टू साउथ सेट करना है, आराम से आप कर सकते हो। देखिए, ठीक है, नरौरा टू, उसमें आपको अगर सेट करेंगे तो आपको सही ऑप्शन क्या दिखेगा? 1 2 3 4। ठीक है, कोई परेशानी तो बता सकते हो, आराम से मैप देखो, मजा करो। चलो 8वां देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इन द ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इन बायोस्फीयर रिजर्व को नॉर्थ से साउथ में हमको सेट करना है दोस्तों। डिब्रू साइकोवा, नॉरकैक, पंचमरही और नीलगिरी, आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको असम में मिल जाएगा डिब्रू साइकोवा। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? असम में। ठीक है,
नॉर्केक आपको मिल जाएगा मेघालय में। कहाँ मिल जाएगा? मेघालय में नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व है। पंचमढ़ी आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और वही नीलगिरी आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। तो यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही ऑर्डर क्या हो गया? 1 2 3 4, ठीक है। चलिए 9 देख लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा देहरादून में। इस बार भी ये आया था, ये मोस्टली आता ही रहता है, ठीक है, देहरादून में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? कौन इंप्लीमेंट करता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को दोस्तों? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय इसको इंप्लीमेंट करता है, याद रखिएगा। भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो हैली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 को। इसी का नाम बदल के बाद में जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। ये जो जिम कॉर्बेट के नाम से आप उत्तराखंड में जो है नेशनल पार्क, इसको जानते हो, ये पहले हैली नेशनल पार्क था, 1936 में बना था। अब इसका जिम कॉर्बेट नाम कब करा गया था? 1957 में इसको जिम कॉर्बेट कर दिया गया था, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ भी रहा है। इन विच ईयर हैली नेशनल पार्क रीनेम्ड एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो 1957 में करा गया था, ठीक है। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन कॉर्बेट नेशनल पार्क? प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ कब लॉन्च किया गया? तो जब प्रोजेक्ट टाइगर आया तो शुरुआत यहीं से हुई, 1973 से। तो बढ़िया हिस्ट्री रही है कॉर्बेट की। पहले था ये हैली नेशनल पार्क, ठीक है, पहले कौन सा था? ये हैली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना था। 1957 में ये बन गया जिम कॉर्बेट। 1973 में इसको टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च कर दिया गया। ये 3 डेटें आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बना था दोस्तों? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना 2006 में। कब बना? 2006 में, ठीक है। 15, इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए संपर्क कंट्रोल सेंटर का क्या नाम है दोस्तों? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट कंट्रोल सेंटर ऑफ फॉर इसरोज स्पेस स्टेशन सिचुएशन अवेयरनेस? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट कंट्रोल सेंटर फॉर इसरोज स्पेस सिचुएशन सेंटर? तो इसका नाम दोस्तों रखा गया है नीट्रा। क्या रखा गया है? NETRA, नेत्रा, ठीक है। अब ये नेत्र है क्या? ये स्पेस में जो डेब्रिस वगैरह नहीं होता उसको कंट्रोल करेगा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। दूसरा 16, पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी दोस्तों? पहली वन स्थिति रिपोर्ट तो इसको प्रकाशित किया गया था 1987 में, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट पब्लिश? तो 1987 में आई थी, ठीक है। चलिए 17, कृत्रिम वर्षा को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आर्टिफिशियल रेन इज ऑल्सो नोन बाय विच? तो इसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं दोस्तों, सुना होगा, क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग। आयोडीन वगैरह यूज करी जाती है इसमें, ठीक है। चलिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ये आपको पता होगा, एम्स्टर्डम में है दोस्तों, ठीक है, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। 19 देख लेते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपको पता होगा। तो रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची से, लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, ठीक है। NGT या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ये थोड़ा पॉलिटी का भी सवाल है, तो आर्टिकल पता होगा आपको, 323B के तहत NGT का गठन किया गया है, ठीक है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने टाइम तक नहीं दिखाई देती है दोस्तों? अगर कोई प्रजाति 50 साल तक नहीं दिखती है तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। क्या मान लेते हैं? विलुप्त हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे IUCN रेड सूची में घोर संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में नहीं डाला गया है। किसको नहीं डाला गया ये बताना है। तो असम रैबिट को नहीं डाला गया। किसको? असम रैबिट को। और बाकी ये पिग्मी हॉग, साइबेरियन क्रेन, पौंडीचेरी शार्क, ये सब आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। इंडियन बस्टर्ड भी दोस्तों क्रिटिकल इंडेंजर्ड में शामिल होता है, ये भी याद रखिएगा। और आपके गिद्ध जो होते हैं, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, इन सबको भी दोस्तों क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए 23 देख लेते हैं। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कागार पर है। डुगोंग इज अ मरीन क्रीचर दैट इज वन ऑफ द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये दोस्तों स्तनधारी है, सरीसृप है, उभयचर है, या मत्स्य वर्ग है दोस्तों। तो ये है स्तनधारी, ये है मैमल, ठीक है। डुगोंग क्या है? मैमल है एक। ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका डुगोंग है दोस्तों। ये कौन है? डुगोंग है, ये स्तनधारी होता है, ठीक है। बच्चे देता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो इसलिए ये क्या है? मैमल है, ठीक है। तो ये है आपका मैमल, ठीक है, यानी स्तनधारी। चलिए 24, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ?
सबसे ज़्यादा क्या है, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट या एम्फीबियन। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको कीट मिलेंगे, इंसेक्ट, इतने टाइप के कीट मिलेंगे कि इनकी कोई संख्या ही नहीं है, कीट सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। GRIHA मानक किससे संबंधित है दोस्तों, GRIHA स्टैंडर्ड आर रिलेटेड टू, ये कब दिया जाता है, किससे रिलेटेड है, तो पहली चीज़ ये है पर्यावरण मानक, कौन सा है, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड है ये। इसका फुल फॉर्म दोस्तों अगर पूछ ले तो क्या बताओगे, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट, ठीक है, ग्रीन रेटिंग इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस लिए जाना जाता है दोस्तों, तो ये तो पता होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ये फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है ये। अपने प्रदूषक के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ऑर्गेनिक डेजर्ट कहा जाता है ड्यू टू इट्स पॉल्यूटेंट, तो दामोदर नदी है, क्योंकि इसके आसपास मिनरल्स माइंस इतनी ज़्यादा हैं तो वहाँ से बहुत सारा पॉल्यूशन इसमें जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको ऑर्गेनिक डेजर्ट बोला जाता है या जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे, ये इस बार आया है दोस्तों ROARO में, ठीक है, तो ये हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, तो ये आपको मिलेगा कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, कहाँ मिलेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम पार्क इस्टेब्लिश, तो ये आपको मिलेगा दोस्तों गल्फ ऑफ कच्छ में, कहाँ मिल जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई दोस्तों, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश, तो UNEP की शुरुआत हुई, मतलब स्थापना हुई 1972 में, कब हुई, 1972 में, UNEP की 1972। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका जरा कमेंट में बता दो तो मजा ही आ जाए, अफ्रीका का देश है, हिंट भी दे दी, चलो ठीक है। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम क्या था दोस्तों, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, बहुत आसान है दोस्तों, पता होगा ये आपको, स्माइलिंग बुद्धा, जी हाँ, क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। और समय पूछ ले, क्योंकि जो कि समय हमें डेट बहुत पूछने लगा है, 18 मई 1974, ठीक है, तो समय भी याद रखना पड़ेगा। परमाणु आपूर्ति कर्ता समूह या NSG कितने देशों का समूह है दोस्तों, NSG ग्रुप जो है उसमें कितनी कंट्री है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में है दोस्तों 48 कंट्री, कितने देश हैं, 48 देश है NSG कंट्रीज में। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो लेक्सिंगटन में है, ये कहाँ है, लेक्सिंगटन में है, USA में, ठीक है। चलिए 34 पे आ जाते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन टू प्रोड्यूस द मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ दोस्तों, तो ये जाने जाते हैं, आपको पता होगा फाइटोप्लैंक्टन, कौन, फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, जूजेंथेल, ठीक है, जिनको पॉलिप भी बोला जाता है, कोरल्स बनाते हैं दो, ठीक है। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। 35 कह रहा है हु फर्स्ट यूज द टर्म इकोसिस्टम, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा किसने करा है दोस्तों, ऑर्थर टैंसले ने करा है, ठीक है। इकोसिस्टम का यूज सबसे पहले ये जो टर्म है किसने यूज करा, टैंसले ने, किसने, टैंसले ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन, तो ये अभी मैंने आपको बताया था, एक तो SO2 होती है, दूसरी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ठीक है, 1 और 2। अब देखिए NO2 प्लस SO2 है ना, मतलब NO2 पानी के साथ मिलेगी तो नाइट्रिक एसिड बना देती है, SO2 मिलती है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, ठीक है, यानी पहला दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। चलिए आई होप समझ गए होगा। 37 वर्ल्ड वेटलैंड डे बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो 2 फरवरी को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वाटर कंजर्वेशन डे 22 मार्च, ये मत भूल जाना। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी नेम खाचे लोपारी लेक लोकेटेड, ठीक है, मतलब खेचे ओपालरी झील कहाँ है, खेचे ओपालरी झील, तो खेचे ओपालरी झील दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको देखने को मिल सकती है कौन से राज्य में, ये मिलेगी आपको सिक्किम में, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना, खेचे ओपालारी झील सिक्किम में, कहाँ, सिक्किम में। चलिए 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तालाब के पारितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन पॉन्ड सिस्टम, ठीक है, ये बताना है दोस्तों। तो ट्रॉफिक लेवल तो आपको पता ही होगा। अब जैसे फिश है दोस्तों, एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में ये क्या करती है, लाई करती है, मतलब ये जूटजैंथिल भी खाती है और ये इंसेक्ट भी खाती है, ठीक है, तो 1 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा में ये लाई कर सकती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था दोस्तों, जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, अगस्त 2019 में।
सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, कहाँ पे, अल अजीजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस किस वर्ष मापा गया था दोस्तों? तो ये मापा गया था 1922 में। कब? 1922 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? फिजेंट एंड मोनाल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो ये आपको मिलेंगे शीतोष्ण पर्णपाती टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ठंडी जगहों पे आपको मिलेंगे। ठीक है, 23.5 डिग्री से ऊपर वाले प्लेसेस में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ठीक है, अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में ही जल जाते हैं दोस्तों? तो उल्कापिंड जो होते हैं दोस्तों ये किस परत में जल जाएंगे? मध्यमंडल, समताप, आयन मंडल। तो ये दोस्तों मध्यमंडल या मीजोस्फेयर में ही जल जाते हैं। ठीक है, मीजोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर हमें किससे बचाती है? यूवी रेस से बचाती है। तो पता होगा आपको, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? बाय विच ईयर द टारगेट ऑफ बिकमिंग एन एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री हैज़ बीन सेटअप? तो ये हमने रखा है 2047 तक, 2047 तक दोस्तों। भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो कार्बन इमिशन तक हमने टारगेट रखा है, 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन रखेंगे। ठीक है, जीरो कार्बन इमिशन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत है ये बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी। पेट्रोल और डीजल का दहन, ठोस कचरा निपटान, कोयले का दहन, वाहिद मल निपटान। ठीक है, तो दोस्तों कंबंशन ऑफ पेट्रोल, सॉलिड गार्बेज डिस्पोजल, कंबंशन ऑफ कोल, सीवेज डिस्पोजल, ये सब आपका सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। ठीक है, ये सारे एयर सोल्यूशन के पोर्स हो जाएंगे, तो याद रखिएगा इसको, सही है ये। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों? SO2, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो अभी बताया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर यहाँ ऑप्शन में सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ए हो जाएगा। ब्रोमीलाइड क्या है दोस्तों? व्हाट इज ब्रोमीलाइड? ब्रोमीलाइड क्या होता है भैया? एक पक्षी है, पौधा है, क्षुद्रग्रह है या विषाणु है दोस्तों? तो ब्रोमीलाइड होता है दोस्तों एक प्लांट होता है ब्रोमीलाइड। ठीक है, प्लांट है एक टाइप का ये। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्लोबल 500 अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ग्लोबल 500 अवार्ड मिलता है इन्वायरमेंट की फील्ड में। किसको मिलता है? इन्वायरमेंट की फील्ड में जो अच्छा काम करता है उसको ये दिया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज कांगेर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ मिल जाएगी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में। चलिए 51 देख लेते हैं। कह रहा वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो इसको दोस्तों कब लाया गया था? इसको 1981 में लाया गया था, 1981। ठीक है, चलिए गलत का चयन करना है, इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। ठीक है, ये भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा। देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में नहीं दोस्तों, ये पहले MP में पड़ता था, अब ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ठीक है, तोमत पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसका सी वाला ऑप्शन गलत था। 53 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? मेथेन, आर्गन, वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड? तो बहुत आसान है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। ठीक है, चलिए एरीट या भू आकृति किसके द्वारा बनती है? एरीट लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड बाय। तो एरीट लैंडफॉर्म बनती है दोस्तों ग्लेशियर्स के द्वारा। कौन बनाता है? ग्लेशियर्स या हिमानियों के द्वारा। ठीक है, 55 देख लेते हैं। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश, तो इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों 1995 में, 1995 में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिश? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1954 में, 1954 में करी गई थी। ठीक है, चलिए फिर से पूछा है NGT कब बना था दोस्तों? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो ये बना था 2010 में, 2010 में। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1986 में, 1986। ठीक है, कौंदल्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है दोस्तों? कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च इंस्पिरेशन 4 मिशन? इंस्पिरेशन 4 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च किया है SpaceX ने। किसने? SpaceX ने। चलिए 61 देख लेते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी?
व्हेन वाज द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2003 में, ठीक है, 2003 में। 62 कह रहा है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड, तो ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कहाँ मिल जाएगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये अभी मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया था। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? कैगा, तो ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। चलिए 64 देख लेते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है दोस्तों? तो इक्वेडोर बना है। कौन बना है? इक्वेडोर। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इक्वेडोर। चलिए 65 देख लेते हैं। कह रहा आपदा प्रबंधन के लिए तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू करी गई थी? ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसको कब इनिशिएट किया गया? तो इसको करा गया 2016 में, ठीक है, 2016 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका हेडक्वार्टर आपको अभी मैंने ऊपर बताया आपको, जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में है ये। नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नारायण सरोवर सेंचुरी इज फेमस फॉर, तो ये फेमस है दोस्तों चिंकारा के लिए। किसके लिए? चिंकारा के लिए, ठीक है। ये है कहाँ, ये बता सकते हो क्या आप? कमेंट में बताओ जरा, ये कहाँ पे? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो ये आपको मिल जाएगा कोची में। कहाँ मिल जाएगा? कोची में, ठीक है। चलिए, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मृगवानी नेशनल पार्क इन विच स्टेट, तो मृगवानी नेशनल पार्क आपको मिलेगा तेलंगाना में। कहाँ पे मिल जाएगा? तेलंगाना में, याद रखिएगा इसको। 70 नंबर देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज चंदौली नेशनल पार्क लोकेटेड, चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, ठीक है। ये कहाँ मिल जाएगा? महाराष्ट्र में मिल जाएगा। चलिए 71 देख लेते हैं। हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य से में अवस्थित है? हिमालयन, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड इज, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था दोस्तों? इन विच ईयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू इन्वायरमेंट वाज साइन, तो ये दोस्तों आपको मैंने इससे पहले जब इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कराया था कि कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट निकल के आया था, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल से। ये 1987 में हुआ था, ठीक है, 1987 में। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में दोस्तों? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आपको उड़ीसा में है, ये पता होगा आपको, ठीक, आसान था ये। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लोकेटेड इन, तो ये आपको मिल जाएगा हैदराबाद में। कहाँ मिल जाएगा? हैदराबाद में, ठीक है। चलो 75 देख लेते हैं। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इंपॉर्टेंट है ये, पॉलिटी का सवाल हो जाएगा मतलब ये। तो ये कहाँ पे आपको मतलब कौन से अनुच्छेद में कह रहा मिलेगा? तो आर्टिकल 48 कहता है, आर्टिकल 48 है, ठीक है। चेरनोबल परमाणु हादसा किस देश में हुआ था दोस्तों? इन विच कंट्री डिड द चेरनोबल न्यूक्लियर एक्सीडेंट टेक प्लेस, तो ये हुआ था दोस्तों, आपको अगर पता हो, यूक्रेन में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए, यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, तो ये हुआ था 1974 में, ठीक है, 1974 में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? व्हेन वॉज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश, तो ये आपकी स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देख लो बहुत ज़्यादा पुराना है, 1875 में इसकी स्थापना हो गई थी। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है जीपीएस सिस्टम, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ये साइंस से रिलेटेड है वैसे सवाल, पर कह सकते हो आप, इसमें भी आ गया है। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, मध्यम पृथ्वी कक्षा से रिलेटेड है। जीपीएस जो आपके फोन्स वगैरह में चलता है ना, तो ये एमईओ से रिलेटेड है। चलिए 80 देख लेते हैं। 80 क्या कह रहे हैं? केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिक्लिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये आपको मिल जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे है ये? लखनऊ में। चलिए 81 आते हैं। निम्नलिखित में से सही क्या है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। कच्छ डेजर्ट अभ्यारण्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कच्छ डेजर्ट सेंचुरी इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कह रहा है पित्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोस्तों ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको अंडमान निकोबार में नहीं है, ये गलत है दोस्तों। पित्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको लक्षद्वीप में मिल जाएगी, ठीक है, लक्षद्वीप में। चलिए 82 पे आ जाते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको देखने को कहाँ मिल जाएगी? चंदौली में। कहाँ मिल जाएगी? चंदौली में, ठीक है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये पारित हुआ था दोस्तों 1972 में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। व्हेन वाज नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड? नीरी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में हुआ था, ठीक है, 1958 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज डेवलप्ड बाय? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? नॉर्मन मेयर्स ने दिया है, नॉर्मन मेयर्स ने दिया, याद रखिएगा। चलिए 86 देख लेते हैं। व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन स्टार्टेड? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो इसका प्रारंभ हुआ था 11 जनवरी 2010 से, ठीक है, 11 जनवरी 2010। चलिए 87 देख लेते हैं। भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में बना है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट सोलर थर्मल पावर स्टेशन हैज़ बीन बिल्ट? तो ये दोस्तों आपको राजस्थान में मिल जाएगा, ठीक है, राजस्थान में। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस औद्योगिक अपशिष्टों से होता है? द हाईएस्ट केमिकल पोल्यूशन इन द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस? किस इंडस्ट्रियल मतलब किस इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा केमिकल पोल्यूशन होता है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, चमड़ा उद्योग, क्योंकि चमड़े को साफ ऑफ करने में इतने ज़्यादा केमिकल यूज़ होते हैं, वो सब पानी में जाते हैं फिर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है दोस्तों? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत ये है आपका कोयला, ठीक है, कोल आपका कॉमर्शियल एनर्जी के लिए मेजर सोर्स है। चलो, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर इस्टेब्लिश? तो इसकी स्थापना हुई है तारापुर में। कहाँ है? तारापुर में। क्या कमेंट में बता सकते हो कहाँ है? अभी इससे ऊपर बताया था मैंने। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है दोस्तों उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में आपको 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन मिल जाएंगे। कितने? 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। चलिए 92 देखते हैं। भारत में आए निम्नलिखित तूफान का नामकरण की दृष्टि से गलत युग बताना है कौन सा है, ठीक है। यास तूफान का नाम ओमान ने दिया, ठीक है। ताउते का तूफान का नाम म्यांमार ने दिया, ये भी सही है। निसार का नाम दोस्तों ये बांग्लादेश ने दिया था, ईरान ने नहीं, ठीक है, तो ये बांग्लादेश है। और गुलाब का नाम पाकिस्तान में, ये भी सही हो जाएगा। चलिए 93 देख लेते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉर्म या साइक्लोन दैट केम इन इंडिया डिड नॉट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल? बुरावी, शाहीन, निवार, अम्फान। तो दोस्तों ये करंट बेस्ड सवाल था, ठीक है, करंट में जो आते हैं, तो इसमें शाहीन था, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं आया था, ये अरेबियन सी ओमान में बहुत आया था, इसकी वजह से चक्रवात। तो ये तो करंट बेस्ड रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। निम्नलिखित में से आए आपदा की उत्पत्ति की दृष्टि से गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों। कौन सा इनमें से गलत है, ठीक है। सिनबंग ज्वालामुखी सुमात्रा इंडोनेशिया में, बिल्कुल। सिनबुंग आपको कहाँ मिलेगा? वोल्केनो, सुमात्रा में। साफियर आपको कैरेबियाई द्वीप में मिल जाएगा। नोरागोगा ज्वालामुखी आपको विरूगा राष्ट्रीय उद्यान कोंगो में मिल जाएगा। सिमेरू वोल्केनो ये गलत है, ये न्यूयॉर्क में नहीं, ये इंडोनेशिया में आपको मिल जाएगा, ये भी, ठीक है, इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। चलिए 95 में गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा विकल्प गलत है? 100% जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। द फर्स्ट यूटी टू बी डिक्लेयर 100% ऑर्गेनिक एरिया, ठीक है। विश्व का पहला क्या है ये? प्लेटिप्स अभ्यारण्य, वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिप्स सेंचुरी रशिया में है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गलत। ये होता है दोस्तों प्लेटिप्स, दिख रहा होगा आपको, दुनिया का पहला प्लेटिप्स सेंचुरी ये ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है, ठीक है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिप्स सेंचुरी पहली दुनिया की ऑस्ट्रेलिया में खोली गई है, तो ये गलत हो जाता है इसमें से, ठीक है। चलिए 96 देख लेते हैं। सही कथन का चयन करना है 96 में, कौन सा कथन सही है? भारत का पहला परागणकर्ता पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इज लोकेटेड इन नैनीताल उत्तराखंड, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और भारत की पहली सी प्लेन सुविधा की शुरुआत गुजरात में हुई। इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस वॉज लॉन्च इन गुजरात, ये भी सही है, इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? यह भी मैंने आपको बताया था, दामोदर नदी को, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, कौन सा सही है कौन सा गलत। यूकेलिप्टिस वृक्ष से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है या हुआ है दोस्तों, तो ये तो ठीक है, मैंने बताया था यूकेलिप्टिस क्या होता है, सारा ग्राउंड वाटर चूस लेता है ना, इसलिए इसे पर्यावरण शत्रु भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है रायबरेली में बखीरा पक्षी विहार है, तो ये गलत है, ये संत कबीर नगर में पड़ेगा, ठीक है, संत कबीर नगर में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी इसका ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा, बी गलत हो जाएगा। 100 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण या नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसको देखा ऊपर, 2003 में चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में हेडक्वार्टर इसका 2003 में हुई थी, ठीक है।
किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? इन विच इन्वायरमेंट द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमम। तो ये होता है दोस्तों डीप सी में। ठीक है, डीप सी में कोई बायोमास प्रोडक्शन होगा ही नहीं वहाँ, क्योंकि इतनी सनलाइट भी नहीं है, फूड अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट है वहाँ। ठीक है, तो डीप सी में। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पॉस्टुलेटेड बाय, तो इसकी संकल्पना की थी दोस्तों किसने? JNN जेफर्स ने। किसने? JNN जेफर्स। ग्रीन हाउस गैस JNN जेफर्स। ठीक है, चलिए 103 देख लेते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है या ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजेज इन द इन्वायरमेंट। कब बढ़ता है भैया ग्रीन हाउस गैस मतलब इन्वायरमेंट में? जब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जब बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज करोगे आप, ठीक है, या मीथेन रिलीज करोगे आप, इन सब से। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रिफर्ड एज ओजोन होल। तो ओजोन होल दोस्तों लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये? तो ये ओजोन होल स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। ठीक है, कहाँ पे? समताप मंडल में स्थापित की, मतलब समताप मंडल में इसको पूरा पाया जाएगा। इसलिए आपने पढ़ा होगा ना आर्कटिक में ओजोन होल हो रहा है। अब ओजोन लेयर अगर कम होगी तो आपको UV रोज से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, ये बताना है। क्रोमियम, आर्सेनिक, सिल्ट या ग्लेशियर्स। इसमें से कौन जल प्रदूषक नहीं? ऑब्वियसली ग्लेशियर्स हो जाएगा। ठीक है, ग्लेशियर्स या हिमनद ये जल प्रदूषक नहीं है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क गेट इट्स वाटर फ्रॉम, तो इसको वाटर मिलता है दोस्तों रामगंगा नदी से। कहाँ से? रामगंगा रिवर से। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है कहाँ पे? द वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड, तो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन आपको मिलेगा क्यू में, इंग्लैंड। क्यू इंग्लैंड में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों 108 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल। ठीक है, ये किसने चलाई है? सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड फॉर ऑल इनिशिएटिव। तो ये UN का इनिशिएटिव है। किसका है? UN का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। UN का हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो न्यूयॉर्क में है दोस्तों। ठीक है, USA में। 109 देख लेते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए क्या है? एकदम ज़्यादा फ्रेंडली सोर्स है एनर्जी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज द बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली? पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय विघटन या सोलर सेल। तो दोस्तों एकदम आसान सा सवाल है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं थी, आराम से आप कर सकते थे इसको। ठीक है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 कहाँ हुआ था? वर्ल्ड टाइगर समिट। तो ये हुई थी पिट्सबर्ग में। कहाँ हुई थी? पिट्सबर्ग में। ठीक है, और दोस्तों वर्ल्ड टाइगर डे अब हम लोग कब मनाते हैं, ये क्या पता है आपको? 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे भी हम लोग मनाते हैं, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। चलो, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा आरंभ होती है। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ, कहाँ से होती है? एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। बढ़िया सवाल है, इसको सोचिए पहले। कहाँ से होगी? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब पौधे बनाएंगे, उन पौधों को अपना जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो खाएंगे, मतलब जो घास वगैरह खाते हैं, फिर उनको कोई और खाएगा, ऐसे करके फूड चेन पूरी बन जाएगी। चलिए 112 देख लेते हैं। कह रहा भारत में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? हाउ लॉन्ग बायोलॉजिकल पेटेंट रिमेन्स इफेक्टिव इन इंडिया। तो दोस्तों बायोलॉजिकल पेटेंट को 20 साल के लिए क्या करा जाता है? इफेक्टिव बनाया जाता है 20 साल तक के लिए। कितना? 20 साल। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। बहुत आसान सवाल है, आराम से हो सकता है। जी हाँ, ओशियन का जो है सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होता है, जल्दी उसमें बदलाव नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा इकोसिस्टम है ओशियन का। चलिए, टिएरा डेल फुएगो द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द आइलैंड ऑफ टिएरा डेल फ्यूगो लोकेटेड? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। तो ये आपको मिलेगा दोस्तों साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में मिल जाएगा ये दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, मतलब साउथ अमेरिका की एकदम टिप पे आपको ये मिल जाएगा। टिएरा डेल फुएगो आइलैंड है पूरे। ठीक है, चिली के पास, मतलब चिली के अंडर में आता है ये। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैनग्रूव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरबन या हिमालय वैली। तो पता चल गया होगा सुंदरबन दोस्तों। ठीक है, सुंदरी ट्री के लिए। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होना चाहिए। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस द एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड बी। कितना क्षेत्र होना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर में? तो होना चाहिए दोस्तों 33%। ठीक है, 1/3 कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 1/3। 117 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन? अवनालिका अपर्दन, भूस्खलन, परत अपर्दन या खंड का निर्माण या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेवाइन।
सबसे लीस्ट विजिबल कौन है, जो आपको नहीं दिख पाएगा? तो बहुत आसान है दोस्तों, ये लेयर इरोजन, ठीक है, परत अपरदन, ये सबसे कम विजिबिलिटी वाला है। चलिए 118 कह रहा है घास के मैदान वन, ठीक है, घास के मैदान और वन मतलब ग्रासलैंड जो है, ये ग्रासलैंड मान लो, ये एक इकोटोन है, किसके बीच का भैया? तो देखिए ग्रासलैंड आपको कहाँ मिलेगा? ग्रासलैंड मिलेगा, जैसे मैंने ग्रासलैंड बनाया, ये आपको रेगिस्तान और फॉरेस्ट के बीच में मिलेगा। अब जैसे बहुत सारे घने जंगल हैं, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा आपका, ग्रासलैंड आ गया, तो यहाँ फिर रेगिस्तान है ना, तो मतलब उसके बीच में पाया जाएगा, इकोटोन है। इकोटोन क्या होता है? ट्रांजिशन एरिया होता है दो विभिन्न इकोसिस्टम का। जैसे मान लो ये लैंड है यार, ये ज़मीन है, और ये आपका समुद्र है, एक्वाटिक वाला है, लैंड एक्वाटिक, इसके बीच में जो होगा वो क्या होगा? इकोटोन होगा, जहाँ ट्रांजिशन हो रहा होगा। तो ग्रासलैंड इज एन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, ठीक है, जंगल और डेजर्ट के बीच में ग्रासलैंड पाया जाएगा इकोटोन के तौर पे। चलिए अब देख लेते हैं 19, कह रहा खाद्य श्रृंखला का अंतर संबंध जटिल तंत्र कहलाता है, इंटर रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स सिस्टम फूड चेन। जब बहुत सारी फूड चेन दोस्तों आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसको फूड वेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड वेब या खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, कब मनाते हैं? 18 मार्च को। कब मनाते हैं? 18 मार्च को, ठीक है। चलिए 121 कह रहे हैं निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरेनियम सिटी? तो ये कनाडा को श्रेय जाता है यूरेनियम सिटी स्टैब्लिश करने का। किसको? कनाडा को, ठीक है। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है भैया, पेड़ की आयु, द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइन। कैसे आप पता लगाओगे यार इस पेड़ की इतनी उम्र होगी? तो उसको पता चलेगा काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स ऑन इट्स स्टेम, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके, ठीक है, ये जो ऐसे 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 उसमें जो सर्कल्स बने होते हैं उससे पता चलता है, ठीक है। कार्बन डेटिंग भी पढ़ा ही होगा आपने, उससे भी हो सकती है। सलखान जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में दोस्तों? सलखान फॉसिल पार्क लोकेटेड इन यूपी, तो ये यूपी में आपको मिल जाएगा, सोनभद्र जिले में। कहाँ मिल जाएगा? सोनभद्र जिले में, ठीक है। चलिए ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये उड़ीसा में है दोस्तों। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। चलिए 125 कह रहा है यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस नेशनल पार्क को घोषित किया? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स? कान्हा, मानस, पेंच, सरिस्का। आसान है दोस्तों, समझ गए होगे, जी हाँ बिल्कुल, पेंच, महाराष्ट्र, MP 2 जगह आपको मिल जाएगा ये। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन डिफॉरेस्ट्रेशन? बताइए दोस्तों, किसने बंद कर दिया कि डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं होगा? नॉर्वे, बिल्कुल, भारत में ही नहीं हो सकते, नॉर्वे में दोस्तों, नॉर्वे ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 128 फोटो पेरियोड जीवित जीवों द्वारा दैनिक और मौसमी रूप से प्राप्त प्रकाश की अवधि है। यह निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है दोस्तों? फोटोपेरियोड इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिसीव डेली एंड सीजनली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट्स इम्पैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? पौधे में कलियों और फूलों के खुलने का समन्वय, स्तनधारियों का प्रजनन काल, पक्षियों का प्रवास चक्र, या सभी? तो ये दोस्तों किसको करेगी? तो ये दोस्तों देखिए सभी को इफेक्ट डालती है ना, इन सब पे इम्पैक्ट होता है इसका, याद रखिएगा, सही क्वेश्चन है। 129 ध्रुवीय क्षेत्रों में छोटे आकार के जानवर दुर्लभ हैं। पोलर रीजन स्मॉल साइज्ड एनिमल आर रेयर। आप देखोगे ना, जो ये बहुत ऊपर वाले एरिया ठंडे रीजन हैं, ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक, यहाँ आपको बड़े बड़े एनिमल्स मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे, जैसे पिग्मीज वगैरह देखते होगे, पिग्मी नहीं, वो क्या बोलते हैं, पेंगुइन बोलते हैं, है ना, ये सब मिलेंगे आपको, बड़े बड़े टाइप के जो बाल होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा, है ना। तो ऐसा क्यों है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। कह रहे छोटे जानवरों में बड़े आकार के जानवरों की तुलना में कम फर होता है, ये गलत है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वनस्पति की कमी एक चुनौती है क्योंकि छोटे जानवर मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे जानवर आसानी से अपने बड़े समकक्षों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार उनकी आबादी नहीं बढ़ पाती। नहीं, इनमें से दोस्तों कोई नहीं होगा। देखिए छोटे जानवर जो है वो आपको कम मिलेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है ना, इनकी एनर्जी जल्दी लूज़ होगी, गेन करने में इनको टाइम लगता है, तो इसलिए वहाँ पे बड़े ही एनिमल पाए जाते हैं क्योंकि सर्दी पड़ती है, एनर्जी उनको स्टोर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में सही कथन बताना है दोस्तों, कौन सा कथन इनमें से सही है, ठीक है। इसका कथन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत है, ये ठीक है। इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कब बना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। 131 देख लेते हैं।
वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसको साइट्स बोला जाता है ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज विल्ड एंड फ्लोरा एंड फौना। मतलब जो भी स्पीशीज बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट की कगार में हैं, आप उनका ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे एनिमल हो, ठीक है। ये साइट्स के थ्रू है स्टेटमेंट। इसके संदर्भ में सही कथन क्या है ये बताना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में नहीं डालता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इट एम्स टू इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थान संरक्षण विधियों का उदाहरण नहीं है? एक्स सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका कौन सा उदाहरण नहीं होना चाहिए? नेशनल पार्क, क्योंकि ये इन सितु होता है। ये क्या होता है? इन सितु। इन सितु मतलब उन्हीं के घर ही में उनको कंजर्व कर देना। एक्स सितु बाहर, जैसे आप जू वगैरह जाते होगे, जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटाट से लाके जू में रखते हैं, है ना, तो ये एक्स सितु हो जाता है, आसान है। चलिए, सूक्ष्म जीव एस्परगिलस नाइजर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। द माइक्रोब एस्परजिलस नाइजर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये हम लोग दोस्तों सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं। किसके? सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में, ठीक है। चलो, कोरल के बारे में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट कोरल्स। ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब ट्रॉपिकल ओशियंस में ही पाए जाएंगे। मतलब जैसे ये 23.5 डिग्री आपको पता हो नॉर्थ है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच में ओशियंस जो होते हैं यहीं पाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इनको ज़रा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा कम हुआ तो ये मरने लगता है। प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में अधिक जैव विविधता होती है, ये ठीक है। कोरल रीफ्स हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत टाइप के कोरल्स पाए जाते हैं, पेड़ों से भी ज़्यादा उनकी वैरायटी है। अधिकांश मछलियाँ प्रवाल उपनिवेशों में अंडे देती हैं। मोस्ट फिशेस ले एग्स इन कोरल कॉलोनीज। बिल्कुल, कोरल कॉलोनीज मतलब ऐसे 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 करके बहुत सारे कोरल्स की लाइन बन जाती है। ये जो आप आइलैंड देखते हो ना, लक्षद्वीप के आइलैंड, मालदीव, ये सब कोरल से ही बने हुए आइलैंड हैं। अब मिलियन ईयर्स लगते हैं इसको बनने में, बहुत समय लगता है, ठीक है। मतलब ये सारे ही सही है कुल मिला के। चलिए 135 देख लेते हैं। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत में डैश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत में दोस्तों कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो मैप प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में कितने हैं? 12, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 136 नंबर देख लेते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। कौन सा कथन गलत है दोस्तों? यह पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है दोस्तों, तो यही स्टेटमेंट गलत हो गई। यह स्टैट्यूटरी बॉडी है ही नहीं दोस्तों, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो यही गलत हो गया। यह जीवों के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है, ये ठीक है। यह राज्यों के जीवों का अध्ययन करता है, स्टडीज द फौना ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल सही है। सिर्फ फौना है दोस्तों, फ्लोरा नहीं है, याद रखना, मतलब जीव का, सिर्फ पेड़ों पौधों का नहीं। यानी इसकी दोस्तों सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए, ठीक है। 137 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से उत्सर्जन अम्लीय वर्षा का कारण बन सकता है? एमिशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कैन कॉज एसिड रेन? ज्वालामुखी, दलदल, महासागर में प्लवक या सभी। तो दोस्तों ये सारे ही सोर्सेज से एसिड रेन का कारण बन सकता है। वॉल्केनो से गैसेस निकलेंगी, SO2 और आपकी NO2 वगैरह उससे, ठीक है। स्वैम्प दलदल से भी मीथेन वगैरह निकलती है, जहरीली SO2 निकलती है, प्लैंकटन ओशियन इससे भी निकलती है, ठीक है। तो यानी ठीक है, ये सारे ही सही हो जाएंगे। चलिए 138 देख लेते हैं। कृषि पद्धतियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, ठीक है, कौन सा सही है? अंतर फसल पद्धति में एक ही भूखंड के भीतर विभिन्न फसलों को एक साथ उगाना शामिल होता है दोस्तों। इंटरक्रॉपिंग मेथड्स का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स साइमल्टेनियसली विद इन द सेम प्लॉट। एक ही में लौकी भी लगी है, तरोई भी लगी है ना, मतलब भिंडी भी लगी, मूली भी लगी, गाजर भी लगी, आलू भी लगे हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरा कह रहा है मल्चिंग फसल के मौसम के बीच दलहनी फसलों की खेती की प्रथा है। मल्चिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप बिटवीन द क्रॉपिंग सीजन। तो ये तो गलत है दोस्तों। ये होता है दोस्तों मल्चिंग। देख रहे हो आप कैसे पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी भूसा वूसा भी लगा दिया जाएगा, पन्नियाँ लगा दी जाएंगी, है ना, मेथड डिपेंड करता है। तो मल्चिंग जो होता है ये पैटर्न होता है, ये लेग्यूमिनस क्रॉप की नहीं होता है इसको कहना, ठीक है। पौधों की प्रोटेक्शन के लिए होता है मल्चिंग। चलिए, पारंपरिक जल संचयन प्रणाली सुरंगम डैश में प्रचलित है। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सुरंगम इज प्रैक्टिस्ड।
ये वेस्टर्न घाट में दोस्तों प्रचलित है, ठीक है। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सुरंगम जो है, सुरंगम जल संचयन प्रणाली, ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में, मतलब ये इधर प्रचलित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, किसी क्षेत्र में वर्षा के रूप में प्राप्त जल की कुल मात्रा डैश कहलाती है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों वर्षा जल बंदोबस्ती, ठीक है, रेन वाटर इंडोमेंट बोला जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया इज कॉल्ड रेन वाटर इंडोमेंट, ठीक है, यह वर्षा जल बंदोबस्ती। 141 देख लेते हैं। गैसीय वायु प्रदूषकों के प्रभावों को संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ गैसियस एयर पोल्यूटेंट इज नॉट करेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड फूलों की कलियों की कठोरता का कारण बनता है जो पौधों से गिर जाते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल सही है पहली चीज़। यातायात में लाल धुंध नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अस्तित्व के कारण होती है, ये भी बिल्कुल सही है, जो गाड़ियों से नाइट्रोजन निकलती है उसके कारण हो जाती है। हाइड्रोकार्बन प्रदूषक ईंधन के अपूर्ण दहन से बनते हैं, जो हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट बनते हैं, बिल्कुल कंबंशन इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, हीमोग्लोबिन वाला स्टेटमेंट ये गलत है। चलिए 142 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोगाणु का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब कैन बी यूज एज एन इंसेक्टिसाइड्स, तो किसका यूज़ किया जा सकता है भैया, तो इसमें से दोस्तों बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हो आप, वायरस का कर सकते हो आप, ठीक है, फंजाई का कर सकते हो आप, यानी इसकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 2 3, बैक्टीरिया वायरस फंजाई तीनों किया जा सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नदियों में प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत है या नॉन पॉइंट सोर्स नहीं है, नॉन पॉइंट सोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट। समझ गए ना क्वेश्चन को, नदियों में प्रदूषण जो है नॉन पॉइंट सोर्स, समझे कि डायरेक्ट वहाँ से नहीं आता है। नगर पालिकाओं का सीवेज ले जाने वाली सतह नालियाँ, अब ये तो देख रहे हो आप डायरेक्ट ये वहाँ से निकली, ये अलग चली गई, तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स ये नहीं है, गैर बिंदु स्रोत, क्योंकि अब ये देखो ये नालियाँ हैं, नालियों में पानी जाएगा, फिर नालियों से पानी कहाँ जाएगा, फिर जाएगा वहाँ, है ना, तो ये नहीं होगा। सरफेस ड्रेन्स कैरिंग म्युनिसिपल सीवेज। बाकी कृषि क्षेत्रों से अपवा वो डायरेक्ट नदियों में चला जाता है दोस्तों, डायरेक्ट जाता है। बिना जले आधे जले हुए शवों को फेंकना है तो डायरेक्ट ही पॉइंट सोर्स है। धोबी घाट, अब वहीं पे कपड़े धो रहे हो, वहीं पे सब आर्सेनिक, उसमें जो बेसेस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, केमिकल होते हैं, साबुन, सब डायरेक्ट नदियों में जाते हैं, ठीक है, तो ये सब तो डायरेक्ट सोर्स है, वो नॉन डायरेक्ट सोर्स हो गया। चलिए 144 देख लेते हैं। झुलसा देने वाला राजस्थान का मरुस्थल, गहरे समुद्र की खाइयाँ, ऊंचे पर्वत शिखर और बदबूदार खाद्य के गड्ढे किसके उदाहरण हैं दोस्तों ये, तो ये उदाहरण दोस्तों आवास के, हैबिटाट के, सबका अलग अलग हैबिटाट है, कोई कहीं रहना चाहता है, कोई कहीं रहना चाहता है, मतलब उनकी टोपोग्राफी वैसी है, उनकी क्लाइमेट कंडीशन वैसी है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है। अब ऊँट समुद्र में थोड़ी रह लेगा, समुद्र में वेल रहेगी, है ना, तो ये सब हैबिटाट हैं सबके। प्रजातियों की विविधता में समृद्ध समुदायों को स्थिर समुदायों के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्थिर समुदायों की विशेषता नहीं है दोस्तों। कम्युनिटीज रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी आर कंसीडर एज स्टेबल कम्युनिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्टेबल कम्युनिटीज, ठीक है, इनमें से कौन स्टेबल कम्युनिटी का फीचर नहीं है, ये आपको पहचानना है इसमें। साल दर साल उत्पादकता में उच्च भिन्नता, हाई वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो जाएगी। कारण समझिए, क्या पूछ रहा है, कम्युनिटीज रिच इन स्पीशीज। अब मान लो बहुत सारी रिच स्पीशीज का मतलब है एक ही जगह पे बहुत सारी कम्युनिटी पाई जाएगी। कम्युनिटी का मतलब समझे, जैसे समझ लो एक मुस्लिम कम्युनिटी होती है, एक हिंदू कम्युनिटी, ऐसे ही मान लो ऊँटों की कम्युनिटी है, मतलब एक जगह पे ऊँट बहुत है, एक जगह पे शेर बहुत है, ये 2 डिफरेंट कम्युनिटी हो गई। अब ये स्टेबल कब मानी जाएंगी दोस्तों, है ना, ये स्टेबल कब मानी जाएंगी, जब इन लोगों को क्या मिलता रहे, अपना खाना मिलता रहे, बराबर से कोई वेरिएशन ना हो। और यहाँ क्या है, हाई वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब कभी यहाँ पे खाना है, कभी यहाँ पे खाना नहीं है, मतलब ऊँटों के लिए खाना है, इनके लिए नहीं है, तो ये भिन्नता अगर होगी तो वो स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, ठीक है। चलिए, सेंडाई फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है दोस्तों। सेंडाई फ्रेमवर्क फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेंडाई जो है आपका ये फोकस करता है आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट पे, किस पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे। चलिए 147 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम दोस्तों, तो ये सॉइल, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सभी अबायोटिक हैं दोस्तों। अबायोटिक क्या होता है दोस्तों, जिसमें जान नहीं होती। बायोटिक होता है जिसमें जान होती है, जैसे माइक्रोब्स हो गए, फंजी हो गए, ये सब बायोटिक सोर्सेज होते हैं, ठीक है। आपका वाटर है, सनलाइट है, ये सब आपका क्या हो गया, अबायोटिक हो गया, अजैविक घटक। परभक्षण में या इन प्रेडेशन क्या होता है भैया, प्रेडेशन में ये बताना है।
दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, एक प्रजाति को फायदा होता है और दूसरी को नुकसान होता है। ऑब्वियसली दोस्तों, अब शेर जब हिरन को खाता है तो दोनों को फायदा कैसे होगा? अब ये थोड़ी कहोगे इसको भैया यमलोक मिल गया, मस्त जीवन कटेगा। प्रीडेट, ये इसको प्रे करेगा ना, प्रिडेशन मतलब शिकार एक तरह से होगा, तो हिरन को नुकसान ही होगा ना, शेर को फायदा होगा, उसकी भूख मिटेगी। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण नहीं है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल? नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बिल्कुल, ये नाइट्रोजन साइकिल, ये तो गैस साइकिल होती है ना, ये कैसी होती है? गैसियस साइकिल होती है, ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब होगी आपकी सेडिमेंट्री, मतलब अर्थ से ही चक्रण चलेगा इनका। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन साइकिल नहीं होगी। फोटोकेमिकल स्मोक के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। विद रेफरेंस टू द फोटोकेमिकल स्मोक चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत है? ये ठंडी आर्द्र जलवायु में होता है, गलत है दोस्तों, यही ठंडी आर्द्र जलवायु में नहीं होगा ये। ठीक है, इसको तो ये स्टेटमेंट एक तो गलत हो गई, ठंडी आर्द्र जलवायु गलत है, गर्म होनी चाहिए। यहाँ कैसी होनी चाहिए? गर्म तापमान होगा उतना तभी बनेगा ये। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक गर्म तापमान। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बनता है दोस्तों, तो ये भी सही है। ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक का एक महत्वपूर्ण घटक है। ओजोन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए 151 देख लेते हैं। कह रहा बेज़ल कन्वेंशन जो कि 1989 में हुआ था, इसके संबंध में सही कथन कौन सा है दोस्तों? ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेज़ल कन्वेंशन 1989। ठीक, चलिए, तो अगर बेज़ल कन्वेंशन पता होगा आपको तो आराम से कर लोगे। यह पार्टियों के बीच खतरनाक कचरे के आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है। इट रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट अमंग द पार्टीज टू इट। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये किस लिए बना था? कि जितना भी हैजार्डस वेस्ट होता है इसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जाएगा। अब हैजार्डस वेस्ट का मतलब यहाँ किससे है? अब इसमें हजार्डस वेस्ट में देखो पेंट्स वगैरह हो गए जिसमें बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, गैसेज होती हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों बहुत हजार्डस वेस्ट होता है, जो केमिकल सब्सटेंस होता है, बस बेसिकली इतना याद रखो। तो ये बेज़ल कन्वेंशन इसी के लिए, ठीक है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है उसके लिए था। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी दोस्तों। ठीक है, चलिए, ह्यूमस के संबंध में सही कथन चुनना है दोस्तों। ह्यूमस क्या होता है? इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबल एक्शन, इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिए हिंदी वाले भी मतलब देख लेते हैं हिंदी का स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। यह माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, ह्यूमस का मतलब क्या होता है? पोषक तत्वों के भंडार के रूप में जो काम करता है। इट सर्व एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 152 देख लेते हैं। कह रहा है ह्यूमस के संबंध में सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही है? यह माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, यह पोषक तत्वों के भंडारण के रूप में काम करता है। यह पोषक तत्व के भंडार के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। इट्स सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं दोस्तों, कोई गलत नहीं है। 153 में कह रहे द वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑल द इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट। सभी परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्रों का विशाल नेटवर्क क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोला जाता है या जैव मंडल बोला जाता है, जब बहुत सारे इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम एक ही में जुड़े हैं, जैसे अर्थ हमारा। ठीक है, जहाँ लैंड, वाटर, ठीक है, एयर, सबका एक बायोस्फीयर बन गया बहुत बड़ा, बहुत सारा जैव मंडल है। सीएनजी के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, यह शीशा रहित होती है। इट इज़ लेड फ्री। बिल्कुल। यह गैसीय रूप में लगभग 80 से 90% मीथेन से युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% मीथेन इन गैसियस फॉर्म। बिल्कुल, इसमें मीथेन ही होता है सीएनजी में, तभी इसको बोलते हैं नॉन पॉल्यूटिंग है ये। इट इज़ लाइटर देन एयर। ये भी सही है। ठीक है, हवा से हल्की होती है। इसकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए 155 देख लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में सही कथन चुनना है, कौन सा सही है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट जैव भौगोलिक क्षेत्र है जहां पौधे की ज़्यादातर विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। गलत है दोस्तों, ये क्या है? आपको बता बायोलॉजिकल मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? वो रीजन जहाँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, बहुत ज़्यादा टाइप की, जैसे वेस्टर्न घाट वगैरह है, हिमालयाज हैं, यहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, हिमालय और पश्चिम घाट भारत में एकमात्र जैव विविध हॉटस्पॉट है, नहीं, भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो यानी इनमें से तो कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई सही नहीं है, सारे ही गलत हो जाएंगे। 156 किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में सही कथन क्या चयन करना है दोस्तों? कौन सा कथन सही है? ठीक है,
सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान बायोमास या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण की दर है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये तो ठीक है बिल्कुल। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण की दर है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो ये तो हो गया गलत दोस्तों, क्योंकि ये होता है दोस्तों, ये होता है, ध्यान से समझ लो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कितना आपकी खाना बना है आपका, है ना, कितना आपने प्राइमरी प्रोडक्शन करा है, माइनस उसमें क्या हो जाता है, एनर्जी लॉस, है ना। एनर्जी को जब आप लॉस करते हैं कि भैया उस खाने को बनाने में आपने कितना एनर्जी लॉस कर दिया है, उसको बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। अब जैसे मैं पेड़, मान लो पेड़ ने फोटोसिंथेसिस करके 100 यूनिट फूड बनाया, ठीक है, तो ये तो पेड़ है। चलो दूसरा हम वो ले लेते हैं आपका, जैसे डियर है, ठीक है, डियर ने 100 यूनिट खाया। अब 100 यूनिट में वो दौड़ेगा, भागेगा, उसका एनर्जी भी तो लॉस होगा, तो उसको हटा दो, तो उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऐसे पेड़ों में भी चलता है, रेस्पिरेशन वगैरह पेड़ भी तो करते हैं, ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, भाई पेड़ भी तो सांस वांस लेते हैं, है ना, तो ये याद रखिए, यानी सिर्फ ए सही है। जैवोपाचरण या बायो रेमिडेशन के संबंध में सही कथन का चयन करना है दोस्तों। बायो रेमिडेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो मिट्टी में प्रदूषकों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करती है। दूसरा, यह तेल रिसाव को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। दोनों ही सही है दोस्तों। जब आपने देखा होगा ऑयल स्पिल्स हो जाता है समुद्रों में, जब तेल भाई समुद्र के मार्गों से ही तो ले जाते हैं, जब सतहों पर आ जाता है तो बायो रेमिडेशन के थ्रू इसको हटाया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिटॉक्सीफाई पोल्यूटेंट। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ जाते हैं जो उस पोल्यूटेंट को क्या करते हैं, डिटॉक्सीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ऑयल स्पिल्स में ये यूज़ होता है। दोनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलिए 158 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का। यह मनुष्यों और उनके तत्काल परिवेश का अध्ययन है, पहली चीज़। इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग। इकोलॉजी बोलते नहीं, वो तो इन्वायरमेंट हो गया। यह जंगली जानवरों और पक्षियों का उनके प्राकृतिक आवास में ही अध्ययन है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। यह पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन, उनके वर्गीकरण और आर्थिक महत्व को संदर्भित करता है, ये भी गलत है। यह एक दूसरे के संबंध में और उनके पर्यावरण के संबंध में पौधों और जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर इन्वायरमेंट। ये इकोलॉजी की डेफिनेशन है जो आपको याद भी रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोलॉजी की डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए 159 नंबर देख लेते हैं। कह रहे तालाब के पारितंत्र में यूट्रोफिकेशन के कारण हो सकता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम कैन लीड टू। अब यूट्रोफिकेशन का मतलब पता ही होगा आपको, जब पानी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनिज्म काई वाई बढ़ती जाती है ना, तो यानी पौधे और जानवरों के जीवन का बढ़ना, ठीक है, क्या होता है, पौधे और जानवरों का जीवन उसमें बढ़ने लगता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एजेंडा 21 के संबंध में गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। कौन सा एजेंडा 21 का मुख्य विषय नहीं था, ठीक है। इसे वर्ष 1992 में रियो दी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था, ठीक है। यह 21वीं सदी में सतत विकास को प्रोत्साहित करने की योजना भी है, बिल्कुल ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बिहाफ पे ये आया था। यह विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं और स्वदेशी लोगों की भूमिका पर जोर देता है, ये भी सही है। यानी इनमें से कोई गलत नहीं है दोस्तों, ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अपने आप में, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। 161 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्लाई ऐश के घटक है दोस्तों। फ्लाई ऐश कहाँ से आता है, ब्लैक शूट, लेड, कैडमियम या निकल, ठीक है। तो दोस्तों फ्लाई ऐश इन सभी का घटक है दोस्तों, ठीक है। फ्लाई ऐश आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ब्लैक शूट, लेड, कैडमियम, निकल, ठीक है, याद रखिए। फ्लाई ऐश तो पता ही होगा ना, जो चिमनियों से जब कोल पावर प्लांट बनता है उससे जो निकलता है सब राख के तौर में, वो पत्तियों में जमा हो जाता है, तालाबों में जाता है, जिससे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। चलिए 162 देख लेते हैं। पुछताछ शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। पुछताछ टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं दोस्तों। तो पुछताछ ग्रासलैंड पाई जाती है दोस्तों हंगरी में। कहाँ पाई जाती है, हंगरी में पुछताछ पाई जाती है, ठीक है। 163 नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। कोल गैस मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। कोल गैस जो है वो मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, ठीक है, ये बिल्कुल। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है। कोक कोयले से प्राप्त उत्पाद है जो बिना धुएं के जलता है, ठीक है, बिल्कुल, ये भी कोक कोयले ही का है, बट उसमें स्मोक कम होता है, ये ठीक है।
दोनों ही सही कि दोस्तों दोनों ही सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा प्रदान नहीं किया गया था दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रोवाइडेड बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये ठीक है। वन्य जीव प्रजातियों के व्यापार और वाणिज्य पर पूर्ण प्रतिबंध, ये तो साइट्स पे आता है दोस्तों, ठीक है। ट्रेड रोकता है साइट्स, ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। 165 देख लेते हैं। ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है, ठीक है। ऊपरी क्षोभ मंडल में मौजूद ओजोन परत हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से सुरक्षात्मक रूप से हमें बचाती है दोस्तों। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन अपर ट्रोपोस्फेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, समताप मंडल में होती है, ठीक है। ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण फ्रियोन का उत्सर्जन है, बिल्कुल दोस्तों ये ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, फ्रियोन का स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है ओजोन परत की मोटाई पार्सेक इकाई के रूप में मापी जाती है, ये भी गलत है, यानी इसका ए और सी गलत है, क्योंकि पार्सेक में नहीं, आपको पता होगा ओजोन की मोटाई जो मापते हैं मोटाई डॉप्सन में नापते हैं, किसमें, डॉप्सन में उसकी थिकनेस मापी जाती है, ये भी गलत है। चलो 166 देख लेते हैं। कतरे या मृत पदार्थ के अपघटन के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। विथ रेफरेंस टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस और डेड मैटर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। उच्च मिट्टी की नमी के साथ कम तापमान अपघटन की उच्च दर को बढ़ावा देता है दोस्तों, ये तो गलत है। अपरदन में नाइट्रोजन की उपस्थिति से अपघटन दर बढ़ जाती है। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन डेट्रिटस इंक्रीज द डिकम्पोजिशन रेट, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसका सिर्फ ऑप्शन बी सही है। चलो नीचे की दिए गए स्रोतों में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बनता है। विच ऑफ द सोर्स गिवन बिलो कॉज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, बहुत आसान है, कॉस्मिक रेज, न्यूक्लियर फ्यूल्स इन एटॉमिक रिएक्टर, एक्स रेज वेस्ट, तो ये सारे ही हो जाएंगे दोस्तों रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में, ठीक है, ये सारे ही हो जाएंगे। चलो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज इनकरेक्ट अबाउट एस्चुरीज, ठीक है। एस्चुरी के बारे में गलत क्या है ये बताना है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये समुद्र नदियों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र है। दीज आर ट्रांजिशनल जोन बिटवीन सी एंड रिवर, अब ये रिवर है और ये सी है, इसके बीच में जो बनता है ये एस्चुरे होता है, ट्रांजिशन जोन, सही है ये। एस्चुरे क्षेत्रों में जीवों में नमक और पानी के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता होती है, बिल्कुल दोस्तों। फौना इज दी एस्चुरेज रीजन हैज़ द एबिलिटी टू मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, कारण है ना कि सॉल्टी वाटर है सी में, रिवर फ्रेश वाटर है, तो और ये ट्रांजिशन जोन में, तो ये बैलेंस बना के रखते हैं। दे आर न्यूट्रिएंट रिच रीजन, ये पोषक तत्वों से भरपूर क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे इसकी। 169 निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन, हिमस्खलन, या क्या है बिल्डिंग फायर्स, या ड्रॉट, तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा बिल्डिंग फायर थोड़ी होगी, इमारत की आग, ये प्राकृतिक थोड़ी होगी, तो लड्डू सवाल था एकदम आसान। 170 निम्नलिखित में से किसे कण प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, ठीक है। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट या कण प्रदर्शक के प्रदूषक होना चाहिए, या कण प्रदूषक के रूप में माना जाता है दोस्तों, ठीक है, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। तो ये माना जाता है दोस्तों, बैक्टीरिया भी है, कवक भी है, शैवाल, धूल, बैक्टीरिया, फंजी, एल्गी, डस्ट, ये सब पार्टिकुलेट मतलब छोटे छोटे पोल्यूटेंट के तौर पे इनको कंसीडर करते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए प्रदूषकों में से कौन सा वाहनों से उत्सर्जित होता है, ठीक है, वाहनों से कौन सा उत्सर्जित होता है ये बताना है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये भी होता है। बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन, ये भी होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी होते हैं। तो ये सभी पोल्यूशन निकलते हैं वाहनों से। 172 किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉसिल फाउंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देखिए सेडिमेंट्री रॉक में आपको अवसादी चट्टानें जो होती हैं उसमें फॉसिल्स मिल जाते हैं, किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में। अब सेडिमेंट्री रॉक पता है ना, जो छोटे इरोजन से मिलके बनते हैं रॉक्स, ठीक है, तो उसमें पाए जाएंगे। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सा कोयला होता है दोस्तों, वो होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, सबसे ज़्यादा मात्रा में एंथ्रेसाइट में ही कोयला होता है दोस्तों। और लिग्नाइट में सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट में सबसे कम, एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलो 174 जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों की हानि को किस परिघटना द्वारा समझाया गया है दोस्तों, ठीक है। ये जो सांप में पहले कहते हैं सांप के पंख थे, सांप उड़ते थे, है ना, तो सांप में अंगों की कमी हो गई है, किस लिए हो गई दोस्तों, बिलों में रहने के लिए अनुकूल, प्राकृतिक चयन, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, बिल्कुल दोस्तों ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन।
अब हम लोग भी कहते हैं जो हमारे हाथ की छोटी उंगली है ये कुछ सालों बाद गायब हो जाएगी, मिलियन ईयर्स लगेंगे क्योंकि यूज नहीं है उसका, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। मतलब वही थ्योरी है डार्विन की। एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव भाग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो उसके पर्यावरण को आकार देता है? व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट शेप्स इट्स एनवायरनमेंट? तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोला जाता है अजैविक कारक या अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। चलिए 176 देख लेते हैं। कह रहा है स्टेलाकाइट और स्टेलागमाइट किसके निक्षेपण स्थल रूप हैं? स्टेलाकाइट और स्टेलगमाइट आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ। तो ये दोस्तों डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है भूमिगत जल के, अंडरग्राउंड वाटर जो बनाता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, उसको स्टेलासाइट और स्टेलगमाइट बोलते हैं। ये पढ़ा होगा आपने इन्वायरमेंट में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा इसको। 178 निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज? ठीक है, कौन सा इसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा और एशियाटिक वाइल्ड डस। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको याद रखना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये इंडेंजर्ड में आती है, राजस्थान में इसकी सेंचुरी भी है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए 179 पे आ जाते हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना ये हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962 में हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है दोस्तों, कौन सा युग्म इसमें से सही होगा? डंपा टाइगर रिजर्व या डंपा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम, ये गलत है, ये दोस्तों सिक्किम में नहीं है, आपको त्रिपुरा में मिल जाएगी। त्रिपुरा, ठीक है, ये कहाँ मिलेगी? त्रिपुरा में मिल जाएगी आपको, त्रिपुरा में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन गलत हो गया। सारामती शिखर नागालैंड में है, ये भी सही है, ठीक है। सारामती शिखर कहाँ है? नागालैंड में। यानी 1 और 3 इसका सिर्फ सही है, बाकी गलत हो जाएगा। चलो 181 निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण की स्वस्थान विधि नहीं है, इन सितु विधि नहीं है? कम्युनिटी रिजर्व, नेशनल पार्क, सीड बैंक या बायोस्फीयर रिजर्व? बहुत बढ़िया, आसान को सवाल है, आराम से कर सकते हो बिल्कुल। बीज बैंक दोस्तों ये इन सितु नहीं होता। इन सितु मतलब उसको उसी के घर में कंजर्व करना, ठीक है, तो ये इन सितु नहीं है, सीड बैंक। जलकुंभी और वाइपर घास किस प्रकार की प्रजाति हैं? वाटर हाइकन एंड वाइपर ग्रास आर विच टाइप ऑफ स्पीशीज? ये किस टाइप की स्पीशीज हैं दोस्तों? आक्रामक विदेशी प्रजातियां या इन्वेजन एलियन स्पीशीज बोलते हैं इनको। अब देखिए एलियन स्पीशीज क्या है, ऐसे समझिए, ये अर्थ है, अर्थ में पी के आया दूसरे गोले से, वो एलियन था ना। ऐसे एलियन स्पीशीज होती है जो उस एरिया की नहीं होती है, ठीक है, दूसरे इन्वायरमेंट में पाई जाती है या दूसरी जगह पाई जाती है, उसको वहाँ पे छोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको एलियन स्पीशीज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ये बताना दोस्तों। तो भारत में देखिए सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट, हिमालय, तीनों ही भारत के हॉटस्पॉट आते हैं, तीनों ही सही हो जाएगा। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनैक्टेड। तो इसको करा गया था 1974 में, 1974 में दोस्तों, ठीक है। चलिए भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे 2002 में हस्ताक्षर करे थे। कब करे थे? 2002 में, ठीक है, इसको याद रखना। ओजोन प्रदूषण के प्रभावों के बारे में गलत कथन का चयन करना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ओजोन पॉल्यूशन, ठीक है। भूतल स्तर ओजोन फसलों और जंगलों को नुकसान पहुंचाता है। सरफेस लेयर ओजोन कॉजेज डैमेज टू क्रॉप्स। तो ये वाली स्टेटमेंट दोस्तों कैसी है? ये तो सही है। यह फेफड़ों के कार्य की दर को बढ़ा सकता है और सांस लेने में कठिनाई कर सकता है दोस्तों। नहीं नहीं, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये हमें स्किन कैंसर करता है ओजोन पोल्यूशन से, ठीक है। चलो ये तो गलत हो जाएगा, तो वो गलती पूछ रहा है, ठीक है। चलो 187 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के तहत प्रदूषक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड एज पॉल्यूटेंट अंडर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो किसको करा गया है दोस्तों? बेंजीन को, ठीक है, बेंजोपायरीन को, आर्सेनिक अमोनिया, इन सभी को रखा गया है दोस्तों नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के तहत पॉल्यूटेंट की लिस्ट में। बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, अमोनिया, ठीक है। चलिए आर्सेनिक और क्रोमियम जैसे कार्सिनोजेंस, आर्सेनिक और क्रोमियम जैसे कार्सिनोजेंस के कारण कौन सा कैंसर बन सकता है? मतलब कि डैश के कैंसर का कारण बनते हैं ये सब। तो दोस्तों इसकी वजह से हमें लंग्स में कैंसर हो सकता है, ठीक है, लंग्स कैंसर का कारण बनते हैं। आर्सेनिक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, पानी वानी में अगर ये घुल गया तो कैंसर पक्का ही कर देगा आपके लंग्स में, ठीक है। चलिए 189 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, जैव विविधता हानियों का कारण है। शह विलुप्तता, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण,
आवास हानि और विखंडन, सारे ही दोस्तों सही हैं, बिल्कुल सही हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, ये तीनों ही कारण, को एक्सटिंक्शंस, ऑल एलियन स्पीशीज इन्वेजन और हैबिटेट लॉस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मृत कार्बनिक पदार्थ को सरल घुलनशील खनिजों या गैसों में परिवर्तित करने में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हेल्प इन कन्वर्टिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल सॉल्युबल मिनरल्स और गैसेस? तो कौन करता है दोस्तों? ये करते हैं फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, तीनों ही करते हैं दोस्तों, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। चलिए, प्रवाल भित्तियों के संबंध में सही कथन चुनना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल रीफ्स, ठीक है। पानी के गर्म तापमान के परिणाम स्वरूप प्रवाल विरंजन हो सकता है। वार्म वाटर टेम्परेचर कैन रिजल्ट इन कोरल ब्लीचिंग, ठीक है दोस्तों, अगर जरा सा भी पानी गर्म हुआ तो ये इन कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये मरने लगते हैं, इनके पोर्स में क्या जाने लगती है, सेडिमेंट्स जाने लगते हैं, ठीक है, और स्केलेटन इनका जो होता है कार्बो उसका होता है पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सब ब्रेक होने लगते हैं। सभी विरंजन घटनाएं गर्म पानी के कारण नहीं होती हैं। नॉट ऑल ब्लीचिंग इवेंट आर ड्यू टू वार्म वाटर, बिल्कुल, कुछ जब बहुत ज़्यादा समुद्र में अगर ऑयल स्पिल्स होगा, पोल्यूशन होगा, तब भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पानी की वजह से ही हो, दोनों ठीक है। ये पानी ही एक कारण नहीं है दोस्तों कोरल ब्लीचिंग होने का, बहुत सारे कारण हैं उसके। चलिए 192 पे आ जाते हैं। हुलार झील बेसिन का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ था और यह डैश नदी द्वारा पोषित होती है। किस नदी द्वारा इसको पोषण मिलता है दोस्तों? तो झेलम नदी द्वारा। किसको? झेलम नदी द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। टेक्टोनिक लेक है वुलार लेक, कोई पूछे टेक्टोनिक लेक कौन सी है भारत में, तो वुलार लेक, ठीक है। टेक्टोनिक पता होगा आपको, जब ये प्लेट्स हैं, अब ये क्रैक आ जाएगा यहाँ तो गड्ढा, डिप्रेशन भर जाएगा और पानी भर जाता है, तो वो टेक्टोनिक लेक है, ठीक है। चलो, पारिस्थितिकी पदानुक्रम के संदर्भ में उनके अध्ययन का सही आरोही क्रम बताना है दोस्तों, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, रिजर्व, क्या सही क्रम होगा ये बताना होगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ की क्या होती है? जनसंख्या। कहीं पे पॉपुलेशन होगी ना, सबसे पहले तो भैया कितने लोग रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन में फिर आपका समुदाय मिलेगा, कम्युनिटी। अब जैसे जंगल है, जंगल में पूरा पॉपुलेशन है, फिर उधर कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब हाथी की कम्युनिटी अलग है, शेर की कम्युनिटी अलग है, हिरन की अलग है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग क्या बना हुआ है? ग्रुप्स बना हुआ है। अब ये कम्युनिटी मिलके क्या बनाएगी? एक इकोसिस्टम बनाएगी। अब इस इकोसिस्टम से पूरा क्या होगा? एक बायोम बन गया। बायोम क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे एक इकोसिस्टम काम करता है, और ऐसे कई बायोम से पूरा बायोस्फीयर बन जाएगा। तो 2, 3, 1, 5, 4 बिल्कुल सही होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो, वन लाइनर की अपेक्षा ये सब ज़्यादा आने लग गए हैं, समझ रहे हो, इनको थोड़ा स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले 2, फिर 3, फिर आपका 1, फिर 5, फिर 4, ठीक है, याद रखना ये महत्वपूर्ण है। यह एक घटना जहाँ शीर्ष उपभोक्ता या शिकारी प्राथमिक उपभोक्ता आबादी को नियंत्रित करते हैं, डैश कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है दोस्तों ट्रैफिक कैस्केड या ट्रॉफिक कैस्केड, ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक कैस्केड बोला जाता है। अ फिनोमिना वेयर द टॉप कंज्यूमर, जो टॉप कंज्यूमर है, जैसे मान लो टॉप कंज्यूमर ऊपर है, वल्चर ले लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल द प्राइमरी कंज्यूमर पॉपुलेशन इज कॉल्ड, नीचे की प्राइमरी जो है कंज्यूमर उसको कंट्रोल करता है, तो उसको ट्रॉफिक कैस्केड बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत से प्रमुख जैविक निर्यात है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? भारत से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है दोस्तों? सोयाबीन, तिल, अलसी का बीज, क्या एक्सपोर्ट होता है? तो ये सारे ही एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, ठीक है, इसका डी होना चाहिए। चलो, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ? कौन नहीं जोड़ सकता है दोस्तों इसमें? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, ये तो बचपन से पढ़ा होगा, क्योंकि ये CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, बहुत ईजी है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड डैश का एक रजिस्टर है जो मानव जाति गतिविधियों के खतरे में है। द मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ डैश विच आर अंडर द थ्रेट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड किसके बारे में बताता है दोस्तों? वेटलैंड के बारे में, ठीक है, और वेटलैंड के बारे में, आर्द्र भूमि स्थल। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? तो अबायोटिक कंपोनेंट है दोस्तों अर्थक्वेक, नाइट्रोजन, फॉरेस्ट फायर, ये सभी अबायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 199 देख लेते हैं। मैनग्रोव के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। मैनग्रोव ग्रो इन एरिया विद हाई ऑक्सीजन सॉइल, गलत है ये दोस्तों। मैनग्रोव हाई ऑक्सीजन सॉइल में उग ही नहीं सकते, ये सॉल्टी एरियाज में उगते हैं, वही डेल्टाज में जहाँ डेल्टा बनता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया होता है, तो यही कथन हो गया गलत, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट ओनली ग्रो एट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैनग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय
और उपोष्ण कटिबंधीय छांचों पर युक्त हैं। एशिया में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव पूरे वर्ल्ड में कहाँ है? एशिया में है। दक्षिण एशिया में कुल मैनग्रोव कवर में भारत का योगदान 46% है। भारत में बहुत मैनग्रोव आपको मिलेंगे, गुजरात में, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, बहुत सारे मैनग्रोव मिल जाएंगे आपको। लाइकन डैश के सबसे अच्छे प्रदूषक है, तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। लाइकन आर दी बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन के। चलिए 201 देख लेते हैं। भारत में मैनग्रोव कवर कितने वर्ग किलोमीटर है? द मैनग्रोव कवर इन इंडिया इज हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर? तो मैनग्रोव कवर है दोस्तों भारत में 4992 किलोमीटर, ठीक है, 4992 किलोमीटर का है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। चलो 202 पे आ जाते हैं। आईएसएफआर की रिपोर्ट 2019 की तुलना में आईएसएफआर 2021 के आकलन में कितनी वृद्धि हुई है मैनग्रोव कवर में दोस्तों? तो मैनग्रोव कवर में आपकी वृद्धि जो दर्ज की गई है वो 17 वर्ग किलोमीटर की, कितनी? 17 वर्ग किलोमीटर की इंक्रीजमेंट हुई है। इंपॉर्टेंट है ये डाटा आपके एग्जाम के लिए दोनों, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। लेवल एग्जाम का अच्छा खासा है अब। चलो, हैबरलैंड को किसके पिता के रूप में माना जाता है? हैबरलैंड इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ, तो हैबरलैंड को माना जाता है भैया प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर, ठीक है, इज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 204 पे आ जाते हैं। वाक्यांश डीप इकोलॉजी नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्नेस्ट नाइस द्वारा किस वर्ष में गढ़ा गया था? डीप इकोलॉजी टर्म अर्नेस्ट नाइस ने किस साल दिया था डीप इकोलॉजी टर्म को? तो ये दिया था दोस्तों आपके सॉरी, ये दिया था आपके 1973 में। कब दिया था? 1973 में, याद रखिएगा इसको। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसकी प्रजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये आपकी पक्षी की प्रजाति है, देखा होगा आपने, गिद्ध जो होता है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? आर्द्रभूमि संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ओजोन रिक्तीकरण या वायु प्रदूषण से? तो ये दोस्तों जलवायु या क्लाइमेट चेंज से था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। चलिए, निम्नलिखित घटना को क्रोनोलॉजी में सेट करना है दोस्तों। ये कौन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार सवाल। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता होगा दोस्तों 1973 में आया था, ठीक है, 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात करें तो ये 1992 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हो गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में हो गया। आसान है, आराम से कर सकते हो। अब बताओ इसकी क्रोनोलॉजी दोस्तों, तो इसके हिसाब से आपको सही कौन दिख रहा है? 3 1 2 4, ठीक है, 3 1 2 4। चलिए आगे देखते हैं। यूएनईपी द्वारा किस भारतीय वैज्ञानिक को आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा गया है? ठीक है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी यूएनईपी ने किसको बोला है? तो ये बोला है दोस्तों एमएस स्वामीनाथन जी को। अब इनकी मृत्यु भी हो गई, तो इनको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी ने इनको द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बोला था, एमएस स्वामीनाथन जी को, ठीक है। चलिए 209 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ठीक है, बहुत ईजी है ये। मयूर क्या है? हाँ, मयूर झरना हाथी रिजर्व, मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये कामेंग हाथी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, कामेंग अरुणाचल हाथी रिजर्व, ठीक है। सिंहभूम हाथी रिजर्व ये झारखंड में मिल जाएगा, ये भी सही है। सारे ही सही हैं दोस्तों इसके, ठीक है। सिंहभूम, कामेंग, मयूर झरना सब सही है ये। चलिए 210 नंबर पे आ जाते हैं। अहमदाबाद नहीं, अमराबाद टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है दोस्तों। कहाँ पे है? तेलंगाना में। कहाँ है? अमराबाद, तेलंगाना। 19 नवंबर को कौन सा दिन के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? 19 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व शौचालय डे, हगौड़ा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट डे हम 19 नवंबर मनाते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत है? सिरोई नेशनल पार्क आपको मणिपुर में मिलेगा, ठीक है। ये कूनो एमपी में है। पपीकोंडा गलत है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। पपीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और कांगड़ा वैली ये आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। कांगेर घाटी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। 213 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व? तो दोस्तों पंचमढ़ी, कोल्ड डेजर्ट, पन्ना, अगस्त मलाई में आपका कौन सा नहीं है? कोल्ड डेजर्ट जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 214 नंबर। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। चलिए 215 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के कारण है, ठीक है। एसिड रेन का क्या क्या कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नहीं ये गलत है। नाइट्रस ऑक्साइड, ए और सी सही होना चाहिए इसका, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ए और सी होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पर जलवायु परिवर्तन का संभावित प्रभाव नहीं हो सकता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, तो कौन नहीं हो सकता है दोस्तों इसमें? डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड इन हाई लैटिट्यूड रीजन, उच्च अक्षांश क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि की कमी, ठीक है, ये प्रभाव नहीं है उसका, ठीक है, कोई भी। चलो, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, ठीक है, कौन कौन से थ्रेट है भैया बायोडाइवर्सिटी अर्थ के लिए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन, सागरीय कृषि, मिट्टी और आर्द्र भूमि का सूखना, या उपयोगिताओं में से सारे। तो दोस्तों इसके सारे ही बिल्कुल सही है ये, ठीक है, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए 218 देखते हैं। 2 ppm या पार्ट्स प्रति मिलियन से अधिक फ्लोराइड सांद्रता किसका कारण बनता है? फ्लोराइड कंसंट्रेशन अबव 2 ppm कॉजेस, किसकी वजह, मतलब किसका कारण बनेगा ये? दांतों पर भूरा धब्बा जो होता है वो फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा की वजह से हो जाता है। ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, जो दांतों पे भूरे भूरे धब्बे पड़ने लगते हैं, फ्लोराइड कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो बन जाता है कंसंट्रेशन की वजह से। चलिए 219 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? ठीक है, कौन इसकी आवश्यक शर्त नहीं है ये बताना है। 21 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल, ट्रॉपिकल सी वाटर होना चाहिए, और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, स्वच्छ और तलछट मुक्त पानी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सेडिमेंट फ्री, बिल्कुल सही है। 10% की समुद्री लवणता, ये गलत है दोस्तों, तो इसका सिर्फ सी गलत होना चाहिए, ठीक है। चलिए 220 पे आते हैं। सही कथन कौन सा है ये बताना है दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सही है। फास्फोरस और सल्फर चक्र अवसादी पोषक चक्र के उदाहरण हैं, ठीक, नंबर 1। दूसरा, वायुमंडल में कुल वैश्विक कार्बन का केवल 1% है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यूवी बी विकिरण के हानिकारक प्रभाव हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी बी रेडिएशन? स्नो ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, डैमेज टू डीएनए, तो ये सारे ही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, इसके सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए दूसरा है दोस्तों, एविल क्वार्टेट शब्द किससे संबंधित है? द टर्म एविल क्वार्टेट रिफर्स टू, तो एविल क्वार्टेट का मतलब होता है जैव विविधता हानि के मुख्य कारण, मेन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, एविल क्वार्टेट बोलते हैं इसको। चलिए 223 देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले आमों की विभिन्न किस्में किसका उदाहरण है? डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज विच आर फाउंड इन इंडिया आर द एग्जाम्पल ऑफ, चुप नहीं, चौसा आम, तोतापरी आम, हर टाइप के आम मिलते हैं भारत में, तो ये आनुवंशिकता में जो विविधता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल हैं ये सब दोस्तों, ठीक है। चलिए 224 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने शरीर के आंतरिक तापमान को एक सीमा के भीतर बनाए रखने में सक्षम है, भले ही उनके परिवेश का तापमान भिन्न हो? ये कौन होता है दोस्तों? तो एक स्तनधारी एनिमल और दूसरा पक्षी, ठीक है, ये लोग अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं बाहर का चाहे जितना हो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मरुस्थलीकरण के पारिस्थितिकी प्रभाव के रूप में माना जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेजर्टिफिकेशन? जल द्वारा अत्यधिक मृदा अपरदन, नदियों की जल वहन क्षमता में कमी, ठीक है, दूसरा जल स्तर का कम होना, तो ये तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी होगा इसका। 226 कह रहा है 3 जुलाई को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो 3 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व समुद्री पक्षी दिवस, मतलब वर्ल्ड सी बर्ड डे। वर्ल्ड सी बर्ड डे कब मनाते हैं? 3 जुलाई, वर्ल्ड सी बर्ड डे 3 जुलाई, ठीक है। 3 जुलाई को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में रिपीट ही हो गया है? तो विश्व समुद्री पक्षी दिवस। अत्यधिक कोयला परिवहन करने के कारण किस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है भैया? ठीक है, किस नदी को बोला जाता है कोयला नदी? तो ये बोला जाता है राइन नदी को। किसको बोलते हैं? राइन को, राइन रिवर। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों? तो ये आयोडीन का स्रोत है, ठीक है। सीवीड्स जो है किसका स्रोत है? सीवीड्स का, ठीक है। और दोस्तों राइन पता होगा ना, जर्मनी में उधर जो कोल रिजर्व बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए वो चलती भी बहुत है वहाँ पे कोल रिजर्व की वजह से, रूरल रीजन जो है। वन्य जीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है, तो ये अक्टूबर में मनाते हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाते हैं? अक्टूबर में, ठीक है। चलिए 231 देख लेते हैं। डैश प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है। डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, तो हर्पेटोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है, हर्पेटोलॉजी होना चाहिए। 232 देख लेते हैं। डैश अरण्य भूमि की देखभाल और कृषि कारण है दोस्तों, ठीक है, कौन है ये ऐसा? तो ये है दोस्तों सिल्वी कल्चर बोला जाता है। सिल्वी कल्चर इज द केयर एंड कल्टीवेशन ऑफ वाइल्डनेस, ठीक है, कृषिकरण। 233 जीव विज्ञानी शब्दावली में नग्न बीज वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ठीक है, इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी व्हाट आर नेक्ड शीडेड प्लांट कॉल,
तो नेक्ड शीडेड प्लांट को बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म। चलिए 234 देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्तर एक पोषी स्तर बनाता है। कौन उक्त खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर होता है दोस्तों? ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉप्स होता है। कौन होता है? ऑटोट्रॉप, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। चलिए, एलिफेंटियासिस जिसे लसिका फाइलेरिया भी कहा जाता है, किसके कारण होता है दोस्तों? एलिफेंटियासिस इज नोन एज लिम्फेटिक फिलारिसिस। ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो ये होता है परजीवी कीड़े या पैरासिटिक वॉर्म के कारण। ठीक है, चलो 236। मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक ही भूखंड पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप सक्सेसिवली ऑन द सेम प्लॉट टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों शास्वर्तन या क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। ठीक है, एक ही टाइम में ग्रो करना डिफरेंट क्रॉप एक ही टाइम में। ठीक है, पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति जो धीरे धीरे विकसित हुई और 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय बन गई। इसका गठन कब हुआ था? पर्यावरण योजना समन्वय पर राष्ट्रीय समिति का। ठीक है, डायरेक्ट सवाल है, तो इसका हुआ था 1972 में। ठीक है, 1972 में, याद रखना इसको। चलो 238। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस तो ये 10 अगस्त को मनाते हैं। कब? 10 अगस्त। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त। चलो इनमें से गलत का चयन करना है, कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा इसमें से गलत है? विश्व विरासत डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 23 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड टर्टल डे। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस, ये गलत है दोस्तों, ये 15 जून को नहीं मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 17 जून को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, ये भी सही है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सभी में सबसे पहले मनाया जाता है? ठीक है, सबसे पहले क्या मनाया जाता है ये बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या मनाते हैं? 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी दिवस 3 दिसंबर को होता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? ए हो गया। ठीक है, कोई समस्या? चलो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ठीक है, सिंपल सा सवाल है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, चलिए 242 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया आर द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स? ये पता होगा आपको, गोंडवाना तंत्र, गोंडवाना रॉक सिस्टम। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? विच टाइप ऑफ सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन इट रिटेन सॉइल मॉइस्चर? बहुत सिंपल, बहुत आसान सवाल। काली मृदा, इसको सेल्फ फ्लो सॉइल भी कहा जाता है या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थित है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक झांसी में, ये गलत है, सोनभद्र में है। सिर्फ एक सही है, नहीं ललितपुर में, ललितपुर में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका ए सही है, दूसरे में ललितपुर होना चाहिए था। 245 देख लेते हैं क्या कह रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गुवाहाटी स्टेशन है। कौन है? गुवाहाटी स्टेशन। चलिए 246 पे आते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किसका हिस्सा है भैया? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये नीलगिरी का हिस्सा है। किसका है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नागरहोल नेशनल पार्क, याद रखना इसको। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? व्हाट इज सीता माता सेंचुरी फेमस फॉर? ठीक है, तो सीता माता जो अभ्यारण्य है ये आपका किसके लिए फेमस है? ये फेमस है उड़न गिलहरी के लिए या फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए। ठीक है, चलिए इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल एनर्जी? बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये, तो आप कर ही सकते हो, सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए भैया 250 पे आ जाते हैं। वन्य जीव का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आता है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारा, बिल्कुल फंडामेंटल राइट नहीं है, डीपीएसपी भी है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मतलब डीपीएसपी भी है 48A में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था दोस्तों? ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के बाद, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दोस्तों ये इन्वायरमेंट के 250 सवाल, ऐसे ही करके आपको 250 सवाल अब कल और मिल जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।